Hello everyone, this is Preet Kamal. Today I will be discussing with you the subject details of EDC, that is electronic devices and circuits. And we are going to start the new chapter today, and that is the tuned voltage amplifier. In the tuned voltage amplifier circuit, as we have already discussed, कि जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है उसका मतलब है कि जो हमारा एम्पलीफायर है उसमें हम जो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर हम लोग रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं वो सब ट्यून्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। दैट मीन्स कि उन्हें हम अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, उन्हें हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्यून्ड सर्किट इज। एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ आपको कि अगर हम लोग बात करते हैं रेडियो सिग्नल्स की, राइट। तो जब आप रेडियो पे एफएम पे अपने सिग्नल सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्यून करते हैं 91.9 पे ट्यून करते हैं या 92.7 पे ट्यून करते हैं। क्यों? बिकॉज कि वही फ्रीक्वेंसी पे हमें जो हमारा डिज़ायर्ड सिग्नल है वो मिलने वाला है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर्स की, तो उसमें भी ये सेम ही प्रिंसिपल जो है इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ट्यूनिंग हो रही है, हमारा सर्किट जो है वो इस तरह के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम उसे बना रहे हैं या उसे एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग बना रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, राइट। जैसे अगर हम लोग एंटीना के साथ उसे अटैच कर देते हैं, हमारे सर्किट को अटैच कर देते हैं, तो उस सिग्नल को हम लोग रिसीव या ट्रांसमिट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ट्रांसमीटर एंड पे एंटीना लगाया है या रिसीविंग एंड पे लगाया है। तो आगे आप जब इनके बारे में पढ़ोगे एंटीनाज के बारे में, देन यू विल कम टू नो कि किस तरह से ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट्स जो हैं कैसे वो ट्यूनिंग करके उसके बाद ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। हम लोग कम्युनिकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रह रहे हैं। तो बेसिक जो आपका जो चैप्टर है उसका नाम है ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। तो आई विश इट इज़ ऑल क्लियर टू यू उसका मीनिंग क्या है बेसिक, ठीक है। तो अगर जब हम ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी ये एम्पलीफायर सर्किट जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर वाले चैप्टर के अंदर। तो सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर हम लोगों ने पढ़ा कि वो किस तरह से वर्क करता है। उसके अंदर हम एल और सी कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, राइट। तो किस तरह से वो सर्किट जो है वो हमारे लिए वर्क करता है, एल और सी कैसे हमारे सिग्नल को जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, किस तरह से जो टैंक सर्किट है वो हमारे सिग्नल को जनरेट कर सकता है। तो ये साइनसॉइडल ऑसिलेटर वाले चैप्टर में भी वी हैव स्टडीड दिस, वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर जो है वो उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है, राइट। तो ये हम लोग दोबारा भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बट यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट इसके बारे में अभी हमने बात करनी है इस वीडियो के अंदर, तो वो है अबाउट द रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस क्या होते हैं? रेजोनेंस जो है एक फिनोमिना है जो सिर्फ एसी सर्किट्स में होता है, एंड दैट इज बेसिकली द एल और सी जो सर्किट्स हैं जिनमें एल और सी सर्किट्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस का अफेक्ट भी होता है। कुछ एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए उसमें रेजिस्टिव इफेक्ट जो है वो भी होता है, right? तो जो रेजोनेंस है वो अकर करती है एक पर्टिकुलर एसी सर्किट्स के अंदर जिसमें एल सी आर तीनों चीज़ों का अफेक्ट है, राइट। तो जब हम रिएक्टेंसेस की बात करते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, हमें पता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl, हमें पता है, राइट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2πfl, सो दैट मीन्स वो एल एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बढ़ेगी। लेकिन जब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो दैट डिक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी। व्हाई? बिकॉज XC इज इक्वल्स टू 1/2πfc, राइट।
तो वो ऑपोजिट रिलेशनशिप में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसमें अगर F इंक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक सर्किट के अंदर L भी है और C भी है, तो उसमें अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसकी वजह से L और C दोनों के ऊपर ऑपोजिट जो रिएक्शंस हैं, ऑपोजिट जो उनके इफेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के ऑपोजिट हैं। तो इसलिए, लेकिन जब हम LC कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी एक जगह ऐसी आती है दोनों केसेस के अंदर जब दोनों सेम होते हैं, एट वन पॉइंट दे मीट ईच अदर, मीन्स एक पॉइंट से एक चीज राइज कर रही है, एक्सएल राइज कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी, दूसरे पॉइंट पे वो एक्सी फॉल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा जिस टाइम पे XL और XC दोनों इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जबकि एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो दोनों इक्वल होंगे। दिस केस ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्टेंसेस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और जिस AC सर्किट में ये काम होता है, ये एक्शन परफॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट। और जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका XL और XC एक दूसरे के इक्वल होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जब हमारी दोनों ऑपोजिट और इक्वल रिएक्टेंसेस जो हैं, जब वो दोनों मिलती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। दिस इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इन RF सर्किट्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिंग। इसमें मैंने आपको बताया कि ट्यूनिंग का मीनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट को ट्यून करना, राइट, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग, राइट। तो द LC सर्किट जो है, अगर मान लो कि वो रेजोनेंट है एट 1000 किलोहर्ट्ज, तो इसका मतलब उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट आएगी वो 1000 किलोहर्ट्ज पे आएगी। जिस पॉइंट पे XL और XC इक्वल होंगे, उस पॉइंट पे मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो है वो हमें मिलेगी, मैक्सिमम सिग्नल ग्रोथ जो है, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन जो है वो हमें उस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, राइट। तो दैट इज वाई 1000 किलोहर्ट्ज की अगर हम बात करें यहाँ पे, कि मान लो कि एक रेजोनेंट सर्किट है LC और उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 1000 किलोहर्ट्ज है, और बाकी उसको बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, लेकिन ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलेगा। एज यू कैन सी इन द स्लाइड्स दैट कि हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1000 किलोहर्ट्ज के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिल रही है, इन स्पाइट ऑफ वट एवर द सिग्नल वॉज given at the input side, but we are getting the maximum output, the maximum amplification at this particular frequency, the frequency of resonance, जिस point के ऊपर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल है। तो जब हम बात करते हैं एनालिसिस की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, तो जो हमारे सर्किट्स हैं वो किसी तरह से, दो तरीके से जो हमारे सर्किट्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करने के लिए हमारे सर्किट्स जो हैं वो दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सीरीज रेजोनेंस, सेकेंड वन इज फॉर द पैरेलल रेजोनेंस, राइट। तो अगर हम सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस इक्वल होती हैं। तो AC सर्किट्स के अंदर, सीरीज AC सर्किट की जब सीरीज रेजोनेंस की हम लोग बात करते हैं तो उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 90 डिग्री से लीड करती है, डिपेंडिंग अगर कंपेयर करें हम 0 डिग्री रेफरेंस से। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, BEE में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसके बारे में कि जो आपका कोई फेज कभी लैग करता है, कभी लीड करता है, डिपेंडिंग अपॉन आप इंडक्टर यूज़ कर रहे हो, कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो, तो कहीं पे आपकी वोल्टेज लीड कर रही है, कहीं पे आपका करंट लीड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन के क्या कॉम्पोनेंट्स है। तो अगर हम सीरीज AC सर्किट की बात करते हैं तो उस केस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री लीड कर रही होती है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 90 डिग्री लैग कर रही होती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो XL और XC हैं वो दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज उड़ाते हैं। तो ऑपोजिट रिएक्टेंसेस की वजह से वो कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं व्हेन दे आर
इक्वल। तो दिस इज अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। एल और सी को सीरीज में अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस है हम कैलकुलेट करते हैं, 1/2 अंडर द रूट एल सी। एल इज द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड द आर इज द एफ आर इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर हम XC और XL अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनकी जो नेट रिएक्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0 ओम्स। ठीक है, तो अगर हम ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं तो ओनली ऑपोजिशन जो यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है वो है रेजिस्टेंस RS। तो छोटी सी रेजिस्टेंस 10 ओम्स की हमने बीच में लगा रखी है। ठीक है, वो क्या कर रही है, लिमिट कर रही है, थोड़ा सा रिड्यूस कर रही है हाउ लो द सीरीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट कैन बी। तो वो कितनी ज़्यादा लो हो सकती है उसको थोड़ा सा लिमिट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप 0 पॉइंट से देखो तो ऊपर वाली साइड है XL, नीचे वाली साइड है XC। तो XL और XC की अगर आप कर्व्स देखें तो देयर इज अ डिफरेंस इन द कर्व्स, और वो किसी भी पॉइंट के ऊपर मैच नहीं कर पा रही हैं यहाँ पे। राइट, तो दिस इज द रेजोनेंस रेजोनेंस राइज इन VL एंड VC। दोनों के अंदर जो रेजोनेंट है उसमें राइज हो रहा है दोनों केसेस के अंदर। यहाँ पे XL भी है, यहाँ पे R भी है और यहाँ पे XC भी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो भी इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं उसके हिसाब से, तो हमारी जो IR है, जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पेयर्स का करंट है। जो VL है उसकी वैल्यू और VC की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल है। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं सीरीज रेजोनेंस की, तो इस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है वो हम इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम इंडक्टर की वैल्यू चेंज करते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द वोल्टेजेस। जो भी इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास आ सकती है। दैट यू कैन सी है कि अगर फर्स्ट केस में हम लोग देखें तो 155 वोल्ट्स आ रही थी, और सेकंड केस में अगर हम लोग देख रहे हैं थोड़े से चेंजेस के साथ, सिर्फ एल और सी की वैल्यूज चेंज करी है, बाकी सब कुछ सेम रखा हुआ है, स्टिल वी आर गेटिंग 640 वोल्ट्स आउटपुट। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है आपके सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, तो वो एल और सी की वैल्यूज को अगर हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर दें तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो सकती है। राइट, तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि हम FR की वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज हम लोग बता रहे हैं, मान लो से 10 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, और जो करंट है किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका करंट जो है वो मैक्सिमम जा रहा है वो यहाँ पे शो होता है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका करंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। जैसे इस केस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है, जो हमारा करंट है सीरीज रेजोनेंस में, तो देयर इज अ राइज, यहाँ पे राइज हो रहा है। राइट, तो करंट है वो दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो जो भी वोल्टेज है हमारी वो VL और VC की वोल्टेजेस आ रही हैं जो उनके क्रॉस जनरेट हो रही हैं, उनके क्रॉस अकर कर रही हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी जो आपका करंट है उस सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है वो राइज करता है। राइट, अगर आप वैल्यूज चेंज भी करते हो तब भी करंट जो है वो राइज कर रहा है। नेक्स्ट इज द पैरेलल रेजोनेंस केस। अब पैरेलल रेजोनेंस केस जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, जब L और C को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी, एक सर्किट के अंदर जब हम L और C को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं एंड XL इज इक्वल टू XC, तो क्या हो रहा है, द रिएक्टिव ब्रांचेस करंट्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है एट रेजोनेंस। तो जब हम सीरीज में बात कर रहे हैं तो दैट वाज इक्वल, बट जब हम पैरेलल में बात कर रहे हैं तो वो इक्वल भी है एंड ऑपोजिट भी है। किस पॉइंट पे, रेजोनेंस के पॉइंट पे। फिर वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक अदर को, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं टू प्रोड्यूस द मिनिमम करंट इन द मेन लाइन। तो जब वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो मेन लाइन के अंदर जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो क्योंकि लाइन करंट मिनिमम हो जाता है तो जिसकी उसकी वजह से इम्पिडेंस जो है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि अगर हम सीरीज रेजोनेंस की बात करें तो उस सर्किट को हम उन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें करंट मैक्सिमम चाहिए एट रेजोनेंस। जब हम पैरेलल रेजोनेंस की बात करते हैं तो इसे हम उन सर्किट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इम्पिडेंस मैक्सिमम चाहिए। राइट, दिस इज द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट अगर हम बेसिक सर्किट की बात करते हैं। राइट, तो इसमें देखो यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, कैसे लगाया हमने, L के साथ R को सीरीज में लगा दिया और उसके साथ पैरेलल में लगा दिया कैपेसिटर, और हम लोग उसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं,
वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट इज मिनिमम। और अगर हम इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, यू विल सी है, अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, दिस IT करंट जो है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो करंट इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, राइट। और अगर हम इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं तो इट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, क्योंकि जब करंट जीरो होगा तो ऑब्वियसली तो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इंडक्टिव और कैपेसिटिव में, वो डिफरेंस में आ रहा है। जो करंट है इंडक्टिव के अंदर वो रिड्यूस हो रहा है, और जो कैपेसिटिव करंट है वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ थोड़ा सा राइज कर रहा है। देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, राइट। तो फॉर्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वही रहेगा, XL इज इक्वल्स टू XC। जो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, FR इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर द रूट L। दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारी बनती है सीरीज और पैरेलल दोनों केसेस के अंदर। लेकिन डिफरेंस क्या है, सीरीज केस के अंदर हमारे पास करंट मैक्सिमम है और पैरेलल केस के अंदर हमारे पास इम्पिडेंस मैक्सिमम है, राइट। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर यानी कि क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रेजोनेंट सर्किट्स की बात करते हैं। तो इस केस में जो क्यू फैक्टर है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का यहाँ पे क्या मीनिंग है, क्वालिटी इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द रेजोनेंट सर्किट, कि हाउ शार्प इज द रेजोनेंस। कि जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हमारे सर्किट की, तो वो कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स है, कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, कितना क्विक रिस्पॉन्स है, कितना शार्प रिस्पॉन्स है, कितनी जल्दी वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और उसे उस पर काम करता है और उस पर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो जितनी हायर होगी द रेशो of the reactance at resonance to the series resistance, the higher the Q and the sharper the resonant effect. जितना ज़्यादा उसका रेशो ऑफ द रिएक्टेंस एट रेजोनेंस टू सीरीज रेजिस्टेंस, जितना उसका रेशो हाई होगा XL का विद रिस्पेक्ट टू R, XL बाय R या XC बाय R, जितना वो ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा क्यू फैक्टर, उतना ही ज़्यादा उसकी सर्किट की क्वालिटी बेटर होगी रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली। जितना रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी जो है वो क्वालिटी फैक्टर जो है उतना उसका हाई होगा, उतनी वो ज़्यादा शार्पर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। सो द क्यू ऑफ द रेजोनेंस सर्किट जो है उसे हम मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं, कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हो रहा है आपका जो आउटपुट है, दैट डिटरमिन्स हाउ मच द वोल्टेज अक्रॉस L and C इज इंक्रीज्ड बाय द रेजोनेंट राइज ऑफ करंट इन द सीरीज सर्किट। अगर सीरीज सर्किट में करंट जो है वो राइज करता है तो आपका कितना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मैग्नीफाई हो रहा है, L और C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई हो रही है। तो यू कैन सी है जो क्वालिटी फैक्टर है वो हमारा XL बाय R है, राइट। तो इट इज़ बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय द कॉइल रेजिस्टेंस। तो इंडक्टेंस के क्रॉस जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाई है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका जो क्वालिटी फैक्टर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। तो इंक्रीजिंग द L बाय C जो रेशो है हमारे, इट विल रेज द क्यू फैक्टर। तो अगर हम L और C की रेशो को इंक्रीज करते हैं, रेज करते हैं, तो उससे हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है वो भी इंक्रीज करता है, राइट। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने दो सर्किट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, एक के अंदर हमारी L की वैल्यू 1 मिली हेनरी है और कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो 1 माइक्रोफैरड है, और जो दूसरा सर्किट है हमारा उसके अंदर जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू 4 मिली हेनरी है और कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो 0.25 माइक्रोफैरड्स है। तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर हम हाफ पावर पॉइंट पे चेक करें, कैलकुलेट करें L और C की रेशो को अगर हम लोग चेक करें, तो फर्स्ट केस में L और C की रेशो जो है वो 1 है, लेकिन सेकेंड केस में वो जो रेशो है इट इज़ हायर देन 1, राइट। तो दैट इज़ वाई जो फर्स्ट केस है उस केस में क्या हो रहा है, आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो है 7.8, और जो सेकंड केस है जिसमें हमने L और C की रेशो को रेज कर दिया, बढ़ा दिया 1 के कंपैरेटिवली और ज़्यादा कर दिया, तो वहाँ पे अगर आप क्वालिटी चेक कर रहे हो, अगर आप शार्पनेस चेक कर रहे हो, तो इट इज़ 32। दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू कितनी आपने इंक्रीज करी है, आपके L और C की रेशो कितनी रेज हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका क्वालिटी फैक्टर जो है वो
रेज करेगा एंड यू कैन सी द शार्पनेस इन द कर्व कि किस तरह से आपकी कर्व जो है वो शार्पन हो रही है। ब्लू लाइन वाली जो कर्व है वो कितनी ज़्यादा शार्प है, जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा क्लियर है, क्लियरली मेंशन हो रहा है, उसमें कोई भी ज़्यादा फैल नहीं रही है वो चीज़। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के उतनी ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम लोग रेड वाली लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रेड वाली लेयर में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वो शार्प कर्व जो है वो हमारी मिल रही है हमें। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो सिलेक्शन है वो हमारी वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। LRC की वैल्यू को, LRC की रेशो को अगर हम रेज करते हैं तो उसकी वजह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज रेजोनेंस सर्किट, द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एंड द क्यू फैक्टर दैट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ द resonant circuits, right? So this was all about today's lecture. If you have any doubts, then we will be taking them in the live sessions. Till then, do like and comment on my videos so that I could see that you all have gone through it thoroughly. Thank you so much. Take care. Bye bye.